हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें बेसिक मतलब पता ही है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, और इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्लास 11th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बताया था। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ के होने की संभावना। ठीक है ना, कि वो कितना संभावना होने की, कितनी संभावना है उसके होने की, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा एक किसी भी इवेंट की क्या रहती है? 1 रहती है। ठीक है ना, और नॉर्मली आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है। और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है। ठीक है, ये दो पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में सबसे पहले जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे कि वर्ड बता रहा है कंडीशनल, यानी कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक कंडीशन मिलेगी उस प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है ना, यानी अगर हम डेफिनेशन से शुरुआत करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होती है जहाँ पर आपके पास 2 इवेंट होते हैं। ठीक है, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं मोटा मोटा उसमें लिख रहा हूँ। 2 इवेंट होते हैं, इवेंट 1 इसको हम ई दे देते हैं, एंड इवेंट 2 इसको हम एफ बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं। 2 इवेंट है हमारे पास, एक ई है और एक एफ है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है कि एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। एफ जो है घट चुका है, हो चुका है एफ। ठीक है, एफ होने के बाद ई होगा। एफ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो अब ई के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि एफ हो चुका है तो उसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड। यानी कि अब हमें निकालना है ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ हो चुका है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं पी ई कंडीशन एफ, और ये जो फॉर्मूला बनता है इसका, ये क्या बनता है? पी एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन एफ। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ई कंडीशन एफ। यानी याद रखने के लिए जो सेकंड नंबर पे आएगा वो नीचे आएगा। ठीक है, अगर इसको मैं उल्टा कर दूं कि एफ की निकालनी है जब ई घट चुका है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एन ई इंटरसेक्शन एफ। ये वही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? एन ई हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पे जो भी आएगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में वो क्या कहते हैं, हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं। आपने क्या लिए? 2 कॉइन लिए। ठीक है, एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को एक बार उछालो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने 2 कॉइन उछाले हैं। 2 कॉइन उछालेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको उसका क्या निकालना है? सैम्पल स्पेस। आपको सैम्पल स्पेस बनाना है। सैम्पल स्पेस 2 कॉइन का क्या होता है? या तो दोनों हेड हो सकते हैं, पहला हेड दूसरा टेल हो सकता है, या दूसरा हेड पहला टेल दूसरा हेड हो सकता है, या फिर दोनों टेल हो सकते हैं। ये बन गया आपका टोटल सैम्पल स्पेस। टोटल सैम्पल स्पेस कितना है हमारा? 4 है। ठीक, अब चलिए एक इवेंट ले लेते ई इवेंट ले लेंगे। तो हमने ले लिया एग्जैक्टली 1 हेड। सपोज एग्जैक्टली 1 हेड, तो एक हेड के लिए एग्जैक्टली 1 हेड, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? या तो हेड टेल हो सकता है या फिर टेल हेड हो सकता है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गई, 2/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। ये आपको पता ही होगा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे। ये ई आ गया। नेक्स्ट एफ ले लेते हैं, एक और इवेंट, दूसरा इवेंट हम ले लेते हैं एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड में क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी एफ कितना हो गया, 3/4। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि एफ पहले हुआ, एटलीस्ट वन हेड, एक हेड तो आना ही चाहिए, और उसके बाद हम निकालना है इवेंट ई, यानी हमें निकालना है ई कंडीशन एफ, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। ई में मेरे पास क्या क्या आया था, ई हमारा था एग्जैक्टली वन हेड, ठीक है। तो ई का प्रोबेबिलिटी हमने निकाला था 1/2, और एफ का प्रोबेबिलिटी अभी अभी जस्ट हमने निकाला है 2/3, ठीक है। एग्जैक्टली वन हेड के लिए ये आया था हमारा, प्रोबेबिलिटी आई थी इसकी 1/2, और एफ हमने निकाला था एटलीस्ट वन हेड, हेड 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 टेल, टेल हेड। प्रोबेबिलिटी हमने निकाला था 3/4, ठीक है। अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखिए एच टी टी एच, यानी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया एच टी एंड टी एच। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, टू बाई फोर विच इज़ 1/2, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। अब हमें निकालना है पी ई कंडीशन एफ, फॉर्मूले में डालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन एफ। तो ये आया था हमारा 1/2। आप पीछे चेक कर सकते हैं, एन एफ मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया था मेरा 3/4, विच इज़, इसको 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2/3, ठीक है। यहाँ पे जो n है ये भी मैं प्रोबेबिलिटी ही ले रहा हूँ, आप चाहे तो फॉर्मूले में इसको आप p भी कर सकते हैं, ठीक है। n का मतलब यहाँ पे नंबर नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, पहले एक इवेंट होगा उसके बाद दूसरा इवेंट होगा, ठीक है। चलिए इसको और बेहतरी से समझने के लिए 13.1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है कि ई एफ दो इवेंट है, पी ई दिया हुआ है आपको 0.6, पी एफ दिया हुआ है 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है आपको 0.2। आपको निकालना है पी ई कंडीशन एफ। फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। फॉर्मूले में डालते हैं, सब कुछ हमें दिया हुआ है, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3, आंसर 2/3, ठीक है। सिंपल है। सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं करूँगा, ठीक है। ये आप खुद से भी कर सकते हैं। बस एक फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा, फार्मूला जो हमने सेट्स में पढ़ा 11th क्लास में। फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि एन ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन
ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है। अब चेंज क्या हो जाएगा, बस एन की जगह यहाँ पे पी ले लेगा। पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो आप सारे क्वेश्चंस 5th तक आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकल उस पे आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, प्रैक्टिकली भी हमें चेक करना है कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे पहले उसको सैम्पल स्पेस बनाना है। ठीक है, तो चलिए पहले तो क्वेश्चन 6 पढ़ रहे थे। वो कह रहा है एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक सिक्का है 3 बार उछाला गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना 3 सिक्के एक बार उछाले जाए या फिर एक सिक्का 3 बार उछाली जाए बराबर एक ही होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कॉइन वाला केस आ रहा है तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर हमारा n। ठीक है, n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ कॉइन होता है। n अगर 1 है, एक सिक्का है तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 सैम्पल स्पेस बनेगा। n अगर 2 है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सैम्पल स्पेस बनेगा। और n अगर 3 है तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सैम्पल स्पेस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 3 सिक्के दिए हुए हैं, तो यानी कितने सैम्पल स्पेस बनेंगे यहाँ पे 8 सैम्पल स्पेस बनेंगे। तो देखिए उनके सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। सैम्पल स्पेस को मैं SS लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, देखिए इसको बनाने का भी बहुत आसान तरीका है, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। 8 बनाने हैं, पहले देखिए 8 का आधा कितना होता है 4, तो 4 बार हेड लिख लीजिए, 4 बार टेल लिख लीजिए। ठीक है, अब 4 का आधा 2, तो 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए। फिर 2 का आधा 1, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। ये बन गए आपके 8 के 8 केस बिना दिमाग लगाए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इवेंट पे। ई कह रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस, ई निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अब हम, हेड ऑन थर्ड टॉस यानी तीसरा टॉस करने पे हेड आना चाहिए। ऊपर सैम्पल स्पेस में से ढूंढेंगे, तीसरे में हेड आना चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या बन सकता है, हेड 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 हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, एंड टेल टेल हेड हो सकता है। ये 4 बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए इसकी, वैसे ज़रूरत नहीं होती है पर फिर भी निकाल लीजिए। 1 2 3 4, 4/8, आंसर 1/2। क्लियर हो गया, ई आ गया। ठीक है, अब मैं सिर्फ नीचे वाले को रब करूँगा, पूरा रब नहीं करूँगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एफ़ निकालना है। एफ़ क्या कह रहा है, एफ़ कह रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। एफ़ हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, तो पहले 2 में हेड आना चाहिए। तो हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, एंड बस 2 ही बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा 2/8 विच इज़ 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना है हमें। इंटरसेक्शन वाले पार्ट के लिए हम एक बारी ई और एफ दोनों का सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हम निकाल ही चुके हैं, तो दोनों का एक बार सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। ई क्या था हमारा हेड ऑन थर्ड टॉस, तो उसमें था हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, एंड टेल टेल हेड। और एफ कह रहा था कि हेड ऑन फर्स्ट 2 में हेड आना चाहिए। ये 2 बने थे। अब हमें क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में देखिए इंटरसेक्ट कौन कौन कर रहा है, ये आ रहा है, एंड हेड हेड टेल नहीं है तो एक ही आ रहा है, हेड 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 इंटरसेक्ट करेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1 है, टोटल में से 8 में से 1/8। ठीक है, सब कुछ हमने निकाल लिया है। अब इसको रब कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ई कंडीशन एफ, पी
ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, इंटरसेक्शन आया था 1/8, ये आया था हमारा 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा विच इज़ 1/2। क्लियर है, 1/2 हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं, ई निकालिए, एफ निकालिए, दोनों में से इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट निकालिए और आप कंडीशन आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि वो भी कॉइन वाला है, हम कॉइन वाला कर चुके हैं। अब एक डाइस वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डाइस, देखिए डाइस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 6⁻n, वेयर n इज नंबर ऑफ डाइस। ठीक है, n अगर 1 होता है तो 6⁻1 इज 6, यानी कि 6 सैम्पल स्पेस बनते हैं, जो कि आपको पता है 1 2 3 4 5 6 होते हैं। n अगर 2 होता है तो 6⁻2 36 सैम्पल स्पेस बनते हैं। ठीक है, और n अगर 3 होता है तो 6⁻3 यानी कि 216 सैम्पल स्पेस बनते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि 216 सैम्पल स्पेस हम नहीं बना सकते। हम 6 बना सकते हैं, 36 बना सकते हैं, लेकिन 216 सैम्पल स्पेस हम नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहे हैं कि अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ठीक है, एक डाई को 3 बार फेंका गया, यानी बात वही हो गई, यानी हमारे पास 3 डाइज हैं, तो यानी कि सैम्पल स्पेस नहीं बना सकते हम विच इज़ 6⁻3 इक्वल्स टू 216। तो इसको नहीं बना रहा, वैसे एक नंबर लिख लिया मैंने। ठीक है, तो वो कह रहा है ई क्या है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, तीसरी बार फेंकने पे 4 आना चाहिए। तीसरी बार जब आप फेंकेंगे तो 4 आना चाहिए, तो क्या क्या आ सकता है, 1 के साथ 1 4 हो सकता है, 1 के साथ 2 4 हो सकता है। देखिए फिक्स कर दिया, देखिए लास्ट में 4 आना चाहिए। ठीक है, और शुरुआत में 1 ले रहे हैं हम, तो बीच वाले नंबर को चेंज करते रहिए। तो ये क्या बन गया, 1 6 4। अब फर्स्ट नंबर 2 फिक्स कर दीजिए और थर्ड नंबर 4 फिक्स कर दीजिए, बीच में नंबर डालते रहिए, 2 1 4 2 2 4 डॉट 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 2 6 4। सिमिलरली 3 1 4 3 2 4 डॉट 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 3 6 4। ऐसे ही 4 के साथ बनाएंगे, अब 4 1 4 से 4 6 4 तक बनाएंगे। वैसे ही 5 1 4 से 5 6 4 तक बनाएंगे, एंड देन लास्ट 6 1 4 से 6 6 4 तक बनाएंगे आप। ठीक है, तो ये आपके सैम्पल स्पेस आ गए। ठीक है, काउंट करना हो तो आप काउंट कर सकते हैं, एक लाइन में 6 है और 6 लाइन है, तो ये 36 बन रहे हैं आपके। ठीक है, अगर आप काउंट करना चाहें तो इसको काउंट इजीली कर सकते हैं, 36 बन रहे हैं ये। तो पी ई जब आप निकालेंगे तो 36/216 विच इज़ 1/6। ज़रूरत नहीं होती पी ई की, क्योंकि हमें E/F निकालना है, तो मेन हमारा F है, तो F पर आ जाते हैं। F क्या कह रहा है, 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 डाइज। वो कह रहे हैं 6 और 5 यहाँ आने चाहिए, बाकी कुछ भी आए तो 6 5 1 होगा, नेक्स्ट 6 5 2 होगा, डॉट 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 6 5 6, 6 ही बनेंगे ये, तो 6/216 विच इज़ 1/36। अब आपको इंटरसेक्टर निकालना है, इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहीं से छोटे वाले से देख लीजिए, यहाँ पे एक 6 5 4 होगा, यहाँ पे कहीं पे एक 6 5 4 होगा, 6 5 5 होगा, तो 6 5 4, वो कह रहा है कि 4 थर्ड पे आना चाहिए, तो एक ही इंटरसेक्शन है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/216। तो ये आ गया, ये आ गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पार्ट आ गया है, पी एफ आ गया है, इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, 11 भी कर ही लेंगे, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, 12 करके देख लेते एक बार, गर्ल एंड बॉय। देखिए सैम्पल स्पेस बनाइए, हर किसी का आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाते हैं फैमिली का।
वो कह रहा है कि assuming that each one child is equally likely, तो देखिए बच्चा है तो क्या हो सकता है, तो लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर दो बच्चे हैं तो हो सकता है दोनों लड़के हैं या फिर दोनों लड़कियां हैं, या पहला बच्चा गर्ल है दूसरा बॉय है, या पहला बॉय है दूसरा गर्ल है, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। पहला इवेंट देखते हैं, ई क्या कह रहा है। इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स की। तो बोथ आर गर्ल्स की निकालनी है, तो जी हो गया। और कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट द यंगेस्ट इज़ अ गर्ल, यंगेस्ट इज़ अ गर्ल, जो बड़ा बच्चा है वो गर्ल है, ठीक है। या तो गर्ल बॉय हो सकता है या फिर गर्ल गर्ल भी तो हो सकता है, ठीक है। और ई इंटरसेक्शन एफ अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, विच इज़ गर्ल गर्ल, ठीक है। जो गिवन होता है, गिवन दैट यानी कि वो पहले हो चुका है, वो पहले लेना है आपको, ठीक है ना। और जो निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर गर्ल्स, इसकी हमें निकालनी है, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। तो पी एफ निकाल लीजिए, पी एफ कितना हो जाएगा 2/4 विच इज़ 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए विच इज़ 1/4। अब आपको क्या करना है, सिंपल फार्मूले में लगाना है, इंटरसेक्शन ऊपर आ जाएगा, पी एफ नीचे आ जाएगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते, चलिए 13 वाला। 13 में थोड़ा सा वो है, वैसे तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है, पर बच्चे डर जाते हैं कि इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको सैम्पल स्पेस भी बना के दिखाया था। जिसका सैम्पल स्पेस नहीं बन सकता उसको आप नंबर में लिखिए। जैसे 216 का था सैम्पल स्पेस, हम सैम्पल स्पेस नहीं बना सकते 216 का, तो सैम्पल स्पेस में 216 लिख लीजिए, ठीक है। जैसे भी ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रक्टर है, ही हैज़ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 3 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफ़िकल्ट, 500 इजी MCQ एंड 400 डिफ़िकल्ट MCQ। यानी टोटल सैम्पल स्पेस नहीं बनाना हमें सैम्पल स्पेस लिखना है सिर्फ। तो सैम्पल स्पेस में क्या है, पहले 300 है, फिर 200 है, फिर 500 है, और फिर 400 है। यानी कि ये टोटल सैम्पल स्पेस कितना बन रहा है इसका, 5 4 9 9 1400 क्वेश्चन है उसके पास। पहला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। इफ़ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम अ क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन गिवन दैट। तो ईजी क्वेश्चन की हमें बनानी है, ईजी क्वेश्चन कितने हैं, देखिए ईजी क्वेश्चन या तो 300 हो सकता है या फिर 500 हो सकता है, क्योंकि बाकी दोनों डिफ़िकल्ट है। तो ये कितना हो गया, 800 हो गया, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी तो निकालनी भी नहीं है। और गिवन दैट के बाद क्या लिखा है, गिवन दैट इट इज़ MCQ क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चन कितने हैं आपके पास, MCQ क्वेश्चन है आपके पास 500 + 400, 500 + 400 विच इज़ 900, ठीक है। इंटरसेक्शन निकाल लीजिए यहीं से। इंटरसेक्शन में आपको देखना, देखिए इंटरसेक्टिंग में 300 तो नहीं है, 500 है और 500 है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। PF की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 900 है ना, 900/1400। और इसकी निकालेंगे, यही लिख लेता हूँ मैं, ई इंटरसेक्शन की तो 500 है, तो 500/1400, क्योंकि हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस 1400 है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर हो गया होगा। 13.1 ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है, ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है, जैसे अगर आपको याद होगा,
हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक वहाँ पे भी था, ठीक है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी की है, वो काउंटिंग की थी, ठीक है। वो क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमेशा चाहे किसी का भी हो, वो यही कहता है कि जब तक आपका इवेंट या केस कंप्लीट नहीं हो जाता आपको मल्टीप्लाई करते चले जाना है, ठीक है। जब इवेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी, तो फॉर्मूला के बाद आपको किसी क्वेश्चन से हम इसको समझेंगे कि ये है क्या, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है कि ई एफ, वही हम फिर से दो इवेंट ले लेते हैं, 2 इवेंट है हमारे पास, ठीक है। और ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है कि दोनों को होना है, बोथ हैव टू अकर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ पहले कुछ बाद में नहीं हो रहा है, वो एक के बाद एक हो रहा है। ऑब्वियसली एक इवेंट पहले होगा ही होगा और उसके बाद ही दूसरा इवेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों को आपको करना है। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है बोथ हैव टू अकर, बोथ हैव टू अकर, यानी आपको दोनों की निकालनी है, ठीक है ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो वो कहता है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ, अगर आप एक साथ निकालना है दोनों को, कि आप दोनों को एक साथ कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला कहता है पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ कंडीशन ई, या फिर और पी एफ इंटू पी ई कंडीशन एफ, ठीक है। वो कह रहा है आपके पास दो इवेंट होंगे, ठीक है, दोनों इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक साथ, ठीक है। एक साथ मतलब इंटरसेक्टिंग निकालना है आपको। इंटरसेक्टिंग कैसे निकाल सकते हैं, आप पहले एक की निकालिए, अगर आपने ई की निकाल ली तो दूसरा तो उसके ऊपर लाई करेगा, कंडीशन बन गया, तो दूसरा एफ कंडीशन ई बनेगा। या फिर अगर आपने पहले एफ की निकाल ली तो दूसरा क्या बन गया, ई कंडीशन एफ, ठीक है। ये तो सिंपल है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे, इसको फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को, वो हम जब 13.2 करेंगे तब मैं आपको उसको समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है, इंडिपेंडेंट, हमें दूसरी चीज़ याद रखनी है कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। देखिए जैसे कि नाम बता रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जो किसी उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आप कैसे करेंगे, पी ई इंटू पी एफ, यहाँ पे कंडीशन नहीं लगेगा भाई, जो चीज़ किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है तो आप वो इंडिपेंडेंट हो गए, आपको सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल होता है। तो चलिए अब दोनों को करने के लिए हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं इसको समझने के लिए और बेहतरी से। एक्सरसाइज 13.2, ठीक है, 13.2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो डायरेक्ट है, फार्मूला बेस्ड आप कर भी लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है। ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, इंटरसेक्शन निकालना, और लिखा भी है कि इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको कर भी लेता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, फिर वापस आना पड़ेगा नहीं तो इस पर। ए दिया हुआ है 3/5, बी दिया हुआ है 1/5, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है इसलिए, इंटू 1/5 विच इज़ 3/25। सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए वो कह रहे हैं 2 कार्ड निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। आपने 2 कार्ड निकाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ होने हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूस 2 कार्ड निकालने हैं आपने। ऐसा नहीं है
कि एक हो चुका है पहले और उसके बाद आपको दूसरे के निकालनी है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको दोनों एक साथ निकालने हैं। ठीक है, तो दो इवेंट हो रहे हैं ई एन एफ और दोनों क्या है, बोथ ब्लैक होने चाहिए। ठीक, देखिए अगर यहाँ पे वो पूछता, इसको मैं दो पार्ट में पहले डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ, वन कार्ड एंड टू कार्ड जो हमारा क्वेश्चन है, और वन कार्ड जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से वन कार्ड निकालना है, वन कार्ड क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक कितने होते हैं हमारे पास, 26 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, 26/52 जो हम करते आ रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दो कार्ड निकालने हैं, दोनों क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए, और ब्लैक है कितने हमारे पास, 26 है। लेकिन वो कह रहा है एक कंडीशन इसमें दे रखी है, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है वेरिएबल सब, ये डिपेंडेंट है। देखिए क्योंकि डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि पहला कार्ड निकल जाएगा, पहला कार्ड निकल गया, यहाँ पे तो 26 थे, लेकिन जब दूसरे पे आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है ना, इस टाइम पे डेक में 52 कार्ड्स थे, लेकिन अब कितने कार्ड रह गए, 51 रह गए। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। तो अब इसको लिखना कैसे है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है कि इवेंट ई ले लेते हैं, इवेंट ई है फर्स्ट ब्लैक कार्ड, इवेंट एफ सेकंड ब्लैक कार्ड। ठीक है, पी ई निकालते हैं, पी ई 26/51 विच इज़ 1/52, सॉरी 1/2। पी एफ निकालिए, अब कितने हो गए, 25, नीचे कितने बचे, 51। ठीक है, आपको क्या निकालना है, दोनों एक साथ करना है, आपको निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ विच इज़ पी ई इंटू पी एफ विच इज़ 1/2 इंटू 25/51 विच इज़ 25/102। ये आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला लगाया, ऐसा क्यों लगाया ये देखिए। देखिए यहाँ पे जो वो कह रहा है कि दो कार्ड निकालने हैं, वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्यों है, क्योंकि वो जो है किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है ना, अभी हमने यहाँ पे कंडीशन वाला फार्मूला नहीं लगाया है, अभी हमने इंडिपेंडेंट वाला फार्मूला लगाया। ठीक है, आपको हो सकता है अभी समझ नहीं आया होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, कंडीशन वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखाता हूँ। एक अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट, ए इवेंट है, कॉइन भी फेंका गया, डाइस भी फेंका गया। अब देखिए यहाँ पे दो इवेंट हो रहे एक साथ ही। ठीक है, ए क्या कह रहा है, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, तो H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, H3 हो सकता है, टिल H6 हो सकता है। ठीक है, बी द इवेंट 3 ऑन द डाइस, बी एक और इवेंट है, 3 ऑन द डाइस आ रहा है। क्वेश्चन 5, अच्छा क्वेश्चन 5 मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया है, सॉरी, मैंने 4 पढ़ लिया था। 5 वो कह रहे हैं अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन, एक डाई है उसमें 1 2 3 जो है रेड कलर से लिखा हुआ है, 4 5 6 ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, यानी इसका सैम्पल स्पेस तो वही बनेगा।
1 2 3 4 5 6, ठीक है। इवेंट ए क्या दिया हुआ है, नंबर इज इवन 2 4 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, और बी एक इवेंट दिया हुआ है, नंबर इज रेड। रेड कौन कौन से हैं, 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, अगेन 1/2। अब आपको इसमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 2 आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 1/6। और इंडिपेंडेंट निकालना है, इंडिपेंडेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट निकालने के लिए आप फॉर्मूला चेक कीजिए, ये LHS हो गया, पी ए इंटू पी बी निकालिए, वन बाई टू इंटू 1/2 विच इज़ 1/4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फोर्थ में भी वही करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन 5 में भी हमें चेक करना है इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये सब हमें चेक करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। वो कह रहा है बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडम सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। वो कह रहा है कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट आपने निकाला है, यानी एक के बाद एक कंटिन्यूस आप निकाल रहे हैं। 3 ऑरेंजेस गुड हैं उसमें से, और बॉक्स तभी अप्रूव होगा जब तीनों के तीनों आपके अच्छे आएंगे। और वो कह रहा है कि आपके पास 12 अच्छे एप्पल है और 3 खराब एप्पल्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वो जो अप्रूवल होगा वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे कि इंडिपेंडेंट होंगे, हमें ये देखना है, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो मोस्टली हमारे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं इसको। तो यहाँ पे 3 इवेंट है आपके पास, ए फर्स्ट गुड, बी सेकंड गुड, एंड सी थर्ड गुड। तीनों गुड चाहिए आपको, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है। पी ए निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए पी बी से, मल्टीप्लाई कीजिए पी सी से, तो ए निकालेंगे आप, तो ए क्या हो जाएगा, 12 अच्छे हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 15। तो पहले आप निकालेंगे 12 कितने में से, 15 में से, फिर 11 कितने में से, 14 में से, और फिर 10 कितने में से, 13 में से। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है ये, तो अभी तक तो सिंपल चल रहा है हमारा, और बाकी तो सब सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यूज़ वाले हैं। इसमें एक चीज़ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये 11th में हमने पढ़ा है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी इनकी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वेश्चन में हेल्प करेगा, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। नॉट का मतलब क्या होता है, डैश होता है। अगर आपको नॉट निकालना है तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी नॉट, ठीक है। ये याद रखना है आपको,
ये सब हमने सेट्स में पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक है ना। आप लोगों को याद रखना है, क्यों याद रखना, क्योंकि आपने 11th में पूरा सेट्स पढ़ा है। इस बार के जो बच्चे हैं उनके लिए होगा कि उनको सेट्स में ये सब कट गया है, लेकिन आप लोगों को ये पढ़ना है क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में सेट्स पूरा पढ़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कॉन्सेप्ट आएगा, इसको याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। वो आपसे पूछा गया, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसको, यानी कि आपको क्या निकालना है, 1 माइनस ए यूनियन बी डैश प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर आप ये माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस ए यूनियन बी डैश, और ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। पहले आप ए यूनियन बी निकालिए, विच इज़ इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी निकालने के बाद आप क्या कीजिए, नॉट निकालना है। नॉट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 1 माइनस ए यूनियन बी डैश कर दीजिए, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा जो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ डाइस टॉस 3 टाइम्स, 3 बार एक डाइस को फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। वो कह रहा है एक बारी तो ऑड आना चाहिए। तो अगर तीनों बार इवन निकाल लें तो क्या होगा, इवन ऑन 3 टॉस, इवन निकालने के लिए क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। पहली बार डाइस फेंकेंगे तो इवन आएगा 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, टोटल कितना हो गया 1/8। ये तीनों क्या है, इवन नंबर है। अगर इनमें से एक भी ऑड हुआ तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऑड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस ऑल इवन, 1 माइनस 1/8 विच इज 7/8। एक तरीका तो इसको करने का ये है। दूसरा तरीका बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑड एटलीस्ट वंस, ऑड एटलीस्ट वंस। पहली बार ऑड आया, दूसरी बार इवन आया, ये दोनों क्या है, इवन है। प्लस पहले 2 बार ऑड आया और उसके बाद इवन आया, और फिर तीनों बार ऑड आया, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी केसेस बन सकते हैं। क्या केसेस बन सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 3 ऑड है, ये तो एक ही केस होता है ऐसा, जैसे तीनों इवन का एक केस होता है, तीनों ऑड का भी एक ही केस होता है। अब यहाँ पे 2 केस हैं, 2 इवन हो सकता है। पहले में ऑड आया, दूसरे में, दोनों में इवन आया। हो सकता है इवन पहले 2 में आया हो, तीसरे में ऑड आया हो, या ऑड बीच में आया हो। यानी इसके कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। सिमिलरली इसके कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, ठीक है ना। तो टोटल कितने केस बने हमारे पास, 3, 3, 6 और 1 7। टोटल केस 7 बने आउट ऑफ 8। 8 कैसे आया, इनको ऐड कर लीजिए और कुछ नहीं। ये कितना बनेगा 3/8, ये कितना बना 3/8, ये कितना बना 1/8, तो ये कितना हो गया 7/8। ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, 1 माइनस वाला इजी है, ठीक। क्वेश्चन 13 का एक पार्ट करके दिखाया था मैं आपको। वो कह रहा है 2 बॉल है, विदाउट रिप्लेसमेंट आपको फेंकना है।
फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल। सैम्पल स्पेस आपका 10 ब्लैक और 8 रेड है, टोटल 18 बॉल्स। बोथ रेड बॉल निकालना है आपको। ए रेड, बी सेकेंड रेड। आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी विद रिप्लेसमेंट है। अब रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो रेड कितनी है हमारे पास, 8 है। तो पहले 8/18 और दूसरा 8/18 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है सेकंड केस में, फर्स्ट बॉल इज़ ब्लैक, तो ब्लैक कितनी होंगी 10/18। सेकंड इज़ रेड, रेड कितनी है 8/18, आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड केस में वो क्या कह रहा है, वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड। इसके बहुत सारे केस बन सकते हैं। ठीक है, यानी ऊपर जो आपने निकाला इसको आपको क्या करना है, इंटू 2 कर दीजिए। ठीक है, 2 केस बनेंगे, ब्लैक रेड या फिर रेड ब्लैक, ये 2 केस बनेंगे। और वो 2 केस कौन से हैं, ये वाले हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं आपको लिख के दिखाया था, क्योंकि ये लिखने में तो समझ आती भी नहीं है ये बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, बेस थ्योरम कहता है कि पी ई आई कंडीशन ए इज इक्वल्स टू पी ई आई पी ए बाई ई आई समीशन जे इक्वल टू 1 to n पी ई जे पी ए ई जे वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 n। ये आपकी बेस थ्योरम क्या है, नहीं समझ आया होगा, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। ये फॉर्मूला मत याद कीजिए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये फॉर्मूला प्लस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्लस इंडिपेंडेंट इवेंट, ये 3 चीज़ याद रखिए, आपकी बेस थ्योरम बन जाएगी। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। बेस थ्योरम को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि बेस थ्योरम में आप एक ट्री डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना, ट्री डायग्राम बनता है। पहले तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। एक अर्न है, उसमें 5 रेड है, 5 ब्लैक बॉल है, और बॉल इज ड्रॉन है, एक बॉल निकालिए, कलर नोट किया और उसको वापस रख दिया। चलिए इसको बना लेते हैं। एक अर्न है, एक डब्बा है आपके पास, इसके अंदर 2 बॉल्स है, 5 रेड है, 5 ब्लैक है। इनमें से एक बॉल निकाली, कलर देख लिया इसका, इसी कलर की 2 बॉल हमने वापस डाल दी, 2 बॉल डाल दी। पहले 10 थी, अब कितना हो गया इस डब्बे में, 18 हो गया, सॉरी 12 हो गया। ठीक है, अब वो 2 बॉल कौन सी आई है ये हमें नहीं पता। अब फिर से एक बॉल निकाली गई है। अब वो कह रहा है ये जो बॉल निकली है ये रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, ये बेस क्वेश्चन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए आपको ब्रेक हो गया है, ट्री जो है आपका ब्रेक कर दिया मैंने। पहले 10 थी, अब 12 हो गई, तो ट्री यहाँ पे आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। ट्री बन रहा है लेकिन ब्रेक हो गया। पूरे एक क्वेश्चन का एक ट्री बनेगा
तो बेस थ्योरम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको रेड की निकालनी है तो आप रेड पे फोकस कीजिए। रेड पे फोकस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले देखिए, पहले आपको रेड निकालनी है। ठीक है, तो रेड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये जो बॉल निकला है इसके दो कंडीशन बनती है। केस 1, जो हमने स्टार्टिंग में बॉल निकाली थी, फर्स्ट बॉल जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट बॉल अगर रेड हुई तो, फर्स्ट बॉल अगर रेड हुई तो आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट बॉल रेड होगी तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में पहले रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/10 इंटू दोबारा जब रेड निकालेंगे तो रेड अब बढ़ गई, 7 हो गई, क्योंकि 2 ऐड कर दी, कितनी हो गई, 12। ये है फर्स्ट केस। केस 2, फर्स्ट ब्लैक, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, मैं बस बता रहा हूँ। फर्स्ट ब्लैक क्या होगा, तो पहले रेड की प्रोबेबिलिटी इंटू 2 बॉल डाली है, वो दोनों कौन सी ब्लैक हुई, तो रेड तो अभी भी 5 ही है, पर अब बॉल कितनी होगी, 12 हो गई। ठीक है, रेड की निकालनी। अब आप क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, केस 1 प्लस केस 2, ये आपको ऐड करना है, तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो शुरू करने से पहले कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपको क्या करना होता है, डिफरेंट केसेस जो आते हैं आपके, उन सबको आपको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आते हैं हम इनको बेस थ्योरम से करते हैं। ठीक है, पहले तो ट्री डायग्राम बनाते हैं। वो कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। बैग 1 है आपके पास, इसमें क्या है, 4 रेड है, 4 ब्लैक है। एक और बैग है आपके पास, इसमें 2 रेड है और 6 ब्लैक है। वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड। अब देखिए, आप क्वेश्चन है अलग अलग दिख रहा होगा आपको, आप कहेंगे सर ये भी तो अलग अलग बन रहे हैं। अब क्वेश्चन ने इनको जोड़ दिया, कैसे जोड़ा, इनकी प्रोबेबिलिटी, पहले तो बैग चुन ला, बैग चुना, बैग चुनने के बाद बैग चूज़ करने के बाद अब बॉल निकालनी है। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम विच इज़ फाउंड रेड। अब यहाँ से एक बॉल निकाली गई है और ये मिली है रेड बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ठीक है ना, तो देखिए बैग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो 2 बैग है, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2, हाफ हाफ हुई, 50-50। ठीक है, यहाँ से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/8, यहाँ से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/8। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और दूसरा वो रेड कहाँ से आई है, फर्स्ट बैग से आई है। तो पहले तो बैग की, फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2, फर्स्ट बैग से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी, 4/8। ये तो हो गया फेवरेबल। टोटल निकालना है, टोटल 1/2 इंटू 4/8, फर्स्ट बैग, सेकेंड बैग 1/2 इंटू 2/8। इसको सॉल्व किए, ये आपका बन गया बेस का क्वेश्चन। अभी हमने फार्मूला तो लगाया ही नहीं, हमने तो बस फेवरेबल अपॉन टोटल और मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाया। ये है फेवरेबल, ये है टोटल। ठीक है, फेवरेबल क्या था, फर्स्ट बैग रेड बॉल, ये फेवरेबल था। टोटल क्या होगा, बैग के साथ रेड, बैग के साथ रेड बॉल का, ये टोटल हो गया।
ये फर्स्ट बैग का है, ये सेकंड बैग का है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लिखे कैसे? लिखने के लिए आपको तीन चीज़ चाहिए, इवेंट 1, इवेंट 2 और एक फिक्स्ड इवेंट, जिसको हम ए बोलेंगे। E1 क्या होगा आपका? आपने सबसे पहले क्या चुना था? बैग चुना था। ठीक है, तो E1 आपका क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ योर बैग। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले आपने बैग ही चुना है, तो हम उसको आपकी बैग की प्रोबेबिलिटी मान लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बैग। ठीक है, बैग 1 E1, E2 बैग 2, दो बैग निकाले। ए क्या है आपका? जो फिक्स्ड है वो है आपकी रेड बॉल। ठीक है, क्योंकि आपने रेड निकाली है। ठीक है, तो ए को हमने क्या मान लिया? ड्राइंग और रेड बॉल। सबसे पहले P E1 आपने निकाला। P E1 कितना था? 1/2। P E2 निकाला, वो कितना आया? 1/2। अब बैग चुनने के बाद ए निकला है, तो बैग चुना आपने और फिर बॉल निकाली है, तो PA/E1 कंडीशन है। तो ये क्या था? 4/8। और यहाँ पे PA/E2 क्या था आपका? 2/8। कैंसिल आउट चाहे तो कर सकते हैं, 1/2 1/4। अब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी E1/A निकालना है आपको। तो ये क्या बना? PE1/A इंटू PE1 डिवाइडेड बाय PE1 इंटू PE1/A प्लस PE2 इंटू PA/E2 A/E1। ठीक है, ये आपने बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा दिया। नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज है, ट्री बनाते हैं, कॉलेज है, कॉलेज में क्या है? स्टूडेंट है। 60% हॉस्टल में है, 60% हॉस्टल में है, 40% डे स्कॉलर है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट कहता है 30% ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल, इसका 30%, तो ये किस में डिवाइड हो गया? 30/70 में। और ग्रेड 20% ऑफ डे स्कॉलर, और इसका 20%। इनको ए मिला, इसको भी ए मिला और इसको भी ए मिला। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन, एक बच्चा आपने चुना है कॉलेज से जिसको ए ग्रेड मिला है। प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो एक हॉस्टलर है। ये हॉस्टल है, ये बोर्ड डे स्कॉलर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या चुनना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बच्चा हॉस्टलर होना चाहिए और ए ग्रेड वाला होना चाहिए। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सबसे पहले बच्चा चुनेंगे हम। बच्चा कौन सा चुनेंगे? हॉस्टल का चुनेंगे। तो हॉस्टल का बच्चा कितना है? 60, और इसमें से ए कितने को मिला? 30 को मिला। टोटल पे आ जाती है अब
ठीक है। और डे स्कॉलर में बच्चे कितने थे? 40, ए ग्रेड वाले 20। सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने E1 लिया, हॉस्टल स्टूडेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 60%, यानी 60/100, यानी कि 3/5। E2 क्या लिया आपने? डे स्कॉलर, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 40%, 40/100, यानी कि 2/5। E2 और ए आपने क्या लिया? ए ग्रेड स्टूडेंट। तो PA/E1 निकाला आपने, ये कितना आया था आपका? 30%, विच इज़ 30/100, विच इज़ 3/10। और PA/E2 कितना था आपका? 20%, विच इज़ 20/100, विच इज़ 1/5। आपको क्या निकालना है? E1/A निकालना है, विच इज़ PE1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाय PE1 PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो सिंपल वही है, आपको ट्री बनाना है, ट्री बनाने से के बाद आपको उनको सॉल्व करना है, ठीक है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इजी है, एक बार ट्राई करने बैठ गए तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसको हम एक्सरसाइज से करेंगे, क्योंकि मीन और वेरिएंस हमें नहीं पढ़ना है, तो हम इसको एक्सरसाइज से ही करेंगे। 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि सम ऑफ Px is always equal to 1, then it is probability distribution of random variable। अगर सम ऑफ Px 1 है तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Px टेबल दिया हुआ, आप सबको ऐड कर दीजिए। 0.4 0.4 0.2 1, yes, this is a probability distribution, ठीक है। सबको ऐड कर दीजिए। 2 पे आ जाते हैं। वो कह रहा है एक अर्न है, 5 रेड है, 2 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल आपने निकाली है, उनको x दे दिया नाम, ब्लैक बॉल, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। देखिए सैम्पल स्पेस क्या कह रहा है आपका? 5 रेड, 2 ब्लैक, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया? 2 बॉल निकाली है, ठीक है, 2 बॉल आपने चूज करी और x को आपने क्या नाम दे दिया? x जो आप ले रहे हैं वो है ब्लैक बॉल। तो अब ये देखिए, ये जो 2 बॉल आपने निकाली हैं, ये या तो
रेड हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, रेड ब्लैक हो सकती है, या फिर ब्लैक रेड हो सकती है। यही हो सकता है आपके पास। एक्स क्या है? ब्लैक बॉल है। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स कितना है? 0 है, क्योंकि एक भी ब्लैक नहीं है। यहाँ पे कितनी ब्लैक है? 2 ब्लैक है। यहाँ पे एक ब्लैक है और यहाँ पे एक ब्लैक है। तो यानी कि कितने वैल्यूज़ ले सकता है ये? एक्स की जो वैल्यू होगी 0 होगी, 1 होगी, या फिर 2 होगी। 1 वाले 2 केस बनते हैं आपकी, इन दोनों को आपको एक साथ लेना है। ठीक है, तो उससे आपसे सिर्फ वैल्यूज़ पूछिए, वैल्यूज़ निकाल दी हमने। वैल्यूज़ निकालने के बाद उससे पूछिए एक्स है रैंडम वेरिएबल, क्या एक्स एक रैंडम वेरिएबल है? तो रैंडम वेरिएबल चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल्स टू 0, 1/4, एक्स इक्वल्स टू 1, 2/4, पी एक्स इक्वल्स टू 2, 1/4। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1। दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में से वैल्यूज पूछा है उसने। एक्स डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक कॉइन को 6 बार उछाला गया है, 6 की पावर 6, उससे हमें मतलब भी नहीं है। ठीक है, एक्स की वैल्यूज उसने पूछी, आपको प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। तो देखिए एक्स क्या है? डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी कैसे बने? एक भी हेड नहीं है और 6 टेल आ गए, एक हेड और 5 टेल आ गए, 2 हेड और 4 टेल आ गए, 3 हेड और 3 टेल आ गए, 4 हेड और 2 टेल आ गए, 5 हेड और 1 टेल आ गया, या फिर 6 हेड और 0 टेल आ गए। वो कह रहा है इनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 6, 4, 2, 0, 2, 4, 6। तो यानी x की वैल्यू 0, 2, 4, 6 इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है कि नंबर ऑफ हेड इज इन 2 टॉस ऑफ अ कॉइन। 2 बार सिक्का उछाला गया है, 2 बार सिक्का उछालेंगे तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। पहले केस में वो क्या कह रहा है? नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड, दोनों हेड हो सकते हैं, दो, एक हेड एक टेल हो सकता है, एक टेल एक हेड हो सकता है। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल्स टू 0 या फिर टेल टेल हो सकता है। एक भी हेड नहीं हो, एक भी हेड नहीं होगा तो क्या होगा? टेल टेल होगा, यानी 1/4 होगा। एक्स इक्वल्स टू 1, एक हेड होगा तो 2/4, और 2 हेड होंगे तो 1/4। चाहे तो इसकी टेबल बना सकते हैं आप, एक्स पी एक्स 0, 1, 2, 0 में 1/4, फिर 1/2 और 1/4। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका बर्नौली ट्रायल। छोटा ही टॉपिक है। बर्नौली ट्रायल के लिए आपको क्या याद करना है कि बर्नौली ट्रायल कब होता है? सबसे पहले फाइनाइट होने चाहिए ट्रायल, सेकंड
इंडिपेंडेंट होने चाहिए। थर्ड, दो आउटकम होने चाहिए। टू आउटकम कौन कौन से? एक तो सक्सेस, एक फेलियर। और नेक्स्ट, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी सेम रहना चाहिए। ये चार चीज़ जब होंगी तो बर्नौली ट्रायल कहलाएगा। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि एग्जांपल 30 में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, बुक का है ये। 6 बॉल ड्रॉ की है जिसमें 7 रेड है, 9 ब्लैक है। इसमें से आपने 6 बॉल निकाली है, रिप्लेस में और नॉट रिप्लेस में। ठीक है, टेल वेदर और नॉट कि इट इज अ बर्नौली ट्रायल व्हेन ईच बॉल इज रिप्लेस्ड। ठीक है, 6 बॉल निकाली है। हम मान लेते हैं इन 6 में से अगर रेड निकल सकती है या फिर ब्लैक निकल सकती है, तो सक्सेस कब होगी? जब रेड होगी। और फेल कब हो जाएंगे? जब ब्लैक होगी। ठीक है ना? तो सक्सेस रेट निकालते हैं हम। तो सक्सेस रिप्लेस कर रहे हैं आप, तो पहली बार जब आप बॉल निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/16। दूसरी बार जब बॉल निकालेंगे तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/16। तीसरी बार निकालेंगे 7/16। फेल हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 9/16। फिर 9/16, फिर 9/16। ठीक है ना? तो हमें सिर्फ सक्सेस रेट देखना है। तो पहला फाइनाइट होना चाहिए ट्रायल। फाइनाइट है, बिल्कुल फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि ये 16 है। ठीक है, और ट्रायल कितने ले रहे हैं आप? 6 ट्रायल लिया आपने। ठीक है, सैम्पल्स में 6 ट्रायल लिया आपने। सेकंड केस क्या कह रहा है? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक बार बॉल रख दी तो केस ख़त्म, डिपेंडेंट है ही नहीं वो। तीसरा, दो आउटकम होने चाहिए। ठीक है, तो रेड निकलेगी या ब्लैक निकलेगी। और चौथा कह रहा है कि सक्सेस सेम रहनी चाहिए। तो सक्सेस हमेशा सेम है आपकी। ठीक है, अगर ब्लैक को सक्सेस मानेंगे तो भी सेम है, रेड को सक्सेस मानेंगे तो भी सेम है। लेकिन सेकंड केस वो कह रहा है कि अगर रिप्लेस कर दोगे, नॉट रिप्लेस करोगे, रिप्लेस नहीं करोगे तो सक्सेस रेट क्या होगा? पहले 7/16 होगा, फिर 6/15 होगा, फिर 5/14 होगा। तो हर बार चेंज हो रहा है सक्सेस रेट आपका। तो सेकंड केस में बर्नौली ट्रायल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होगी तो आपका बर्नौली ट्रायल बन जाएगा। ठीक है।